प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की सुगबुगाहट तेज होते ही धामी सरकार ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया जिसने सूबे के सियासी तापमान को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में अगले 6 महीने के लिए एस्मा यानी कि आवश्यकता सेवाओं को अनुरक्षण अधिनियम ESMA लागू कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के बीच राज्य सरकार ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। प्रदेश में आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अब तत्काल प्रभाव से अगले 6 महीने के लिए एस्मा यानी कि आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम लागू कर दिया है। इधर विपक्ष ने सरकार पर तमाम आरोप लगाए, लेकिन सवाल ये है, क्या चुनावी वर्ष में लिया गया ये निर्णय जनहित और सुशासन की अनिवार्य आवश्यकता है या फिर ये संवाद के स्थान पर प्रशासनिक दबाव की नीति? जनहित की रक्षा और नागरिक अधिकारों के सम्मान के बीच न्याय संगत संतुलन कैसे स्थापित होगा, आज इसी पर करेंगे चर्चा। तो धामी सरकार का ये बड़ा फैसला है। उत्तराखंड में एस्मा लागू करते ही हड़ताल पर पूरी तरह रोक लग गई है। 6 महीने तक कोई भी आंदोलन नहीं होगा, ना ही कोई हड़ताल होगी। सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं होगा। इसमें वही सब सरकारी कर्मचारी होंगे, जिन सरकारी कर्मचारी वही जो कि प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो ऐसे में 6 महीने तक जेल का प्रावधान भी है और ऐसे में कहा जाता है कि कई लाखों रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन इन कानूनों के तहत क्या सरकार जो 6 महीने के भीतर आंदोलन, हड़ताल, प्रदर्शनों पर रोक लगा रही है, क्या इससे होने वाला है? यानी कि इसका समाधान क्या है, इसकी जरूरत क्या है और आखिरकार इससे होगा तो होगा क्या? लेकिन सरकार के अपने पक्ष हैं और विपक्ष के अपने आरोप। सरकार का साफ कहना है कि अब इस तरीके से संवेदनशील प्रदेश हो रखा है और इसी बीच चुनाव की तैयारियां भी की जा रही हैं, लेकिन अगर विरोधाभास किया जाएगा, सरकार के कामकाज में प्रभाव डालने की कोशिश की जाएगी, इससे बचने के लिए एस्मा लागू करने की जरूरत रही। लेकिन विपक्ष कह रहा है शायद चुनाव से पहले इन हड़ताल, प्रदर्शन, आंदोलनों से कहीं ना कहीं सरकार घबरा डरती चुकी है, इसीलिए वो एस्मा लागू कर रही है। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। खास चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं। सीधे परिचय कराती हूं आपका। सतीश चंदे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं। अभिषेक भंडारी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं। कल्पना सिंबाल यूकेटी की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़ी हैं। जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ इस वक्त वर्चुअली जुड़े हैं। आप सभी पैनलिस्ट का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी मैं सबसे पहले अभिषेक जी आपसे। आखिरकार क्या कहना चाहेंगे? एस्मा लागू हो चुका है, कांग्रेस सीधे आरोपों पर आ चुकी है, आखिरकार इसमें आरोप क्यों? आज त्वरित गति से पता चला कि सरकार एस्मान लगा चुकी है। तो एस्मान लगाने का आखिर मकसद क्या है? आप, मुझे लगता है शायद फरवरी के आसपास चुनाव होंगे या ऐसे ड्यू डेट है कोई 6 महीने 7 महीने लगभग। तो अगर आप कुछ भी गतिविधि विशेषतया सरकार के खिलाफ, अगर कोई सरकार की चाहे वो दमनकारी नीति ही क्यों ना हो या सरकार का कोई गलत फैसला ही क्यों ना हो, अगर उसके खिलाफ जनता या कोई भी संगठन, चाहे कर्मचारी हो या कोई भी संगठन अगर बोलता है, तो उसकी आवाज को दबाने के लिए आपने एस्मा लगा दिया। तो एक चीज बताइए मेरे को, आपने 6 महीने पहले क्यों, जिस दिन आपकी सरकार चुन के आई थी 2022 में, तो उसी दिन लगा लेते ना। इतना टाइम क्यों लिया आपने? 4 साढ़े 4 साल का वक्त क्यों लिया आपने? आप तभी लगा लेते। ये एक सोच दिखाती है। आप बताइए, आप क्यों लगाना चाहते हैं एस्मा? पहले ये बताइए मेरे को। जब चुनाव होते हैं निशी जी, चुनाव से कुछ समय पहले आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता के भी अपने बायलॉज हैं कि कौन कौन से काम होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, कौन कौन लोग आप आंदोलन कर सकते हैं, कौन संगठन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। आप क्या दिखाना चाहते हैं पहले कि एस्मा क्यों लगाया गया? क्या जनता सवाल नहीं पूछेगी क्या? आप जनता के प्रतिनिधि बना रखे हैं। यहां पे 6 महीने पहले आपने ऐसा 4.5 साल में ऐसा क्या उखाड़ दिया या कौन से
ऊपर से तारे लेके आए आप जमीन पे कि जो आप बता रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता है। अरे आप लोग इतने डरे हुए हैं। आप अभी एक छोटा सा उदाहरण देता हूं निशि जी, जंतर मंतर का इतना बड़ा जैन जी, आपने जिस तरह से आप सफल हुआ असफल हुआ वो उस तह में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक सोनम वांगचुक की बात कर रहा हूं। सोनम वांगचुक जो लद्दाख के लिए लड़ रहे थे, जैसे हमारे यहां लोग सत्ता पक्ष के खिलाफ या पक्ष विपक्ष जो लड़ता है अपने हितों की बात करता है, ऐसे ही सोनम वांगचुक भी अपनी बात रख रहे थे सरकार के सामने। तो सरकार ने उन पे एनएसए आप लगा दीजिए, आपने एनएसए लगा दी 6 महीने के लिए, और आपको 170 दिन में 10 दिन बचे हुए थे एस्मा एनएसए के, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के, तो आपने क्यों हटाई वो? क्योंकि 2-3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में उनकी डेट आ चुकी थी, उनके केस की डेट आ चुकी थी। तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार को भी तलब करता कि आखिर तुमने बिना पूछे क्यों लगाई, बिना सबूतों के क्यों लगाई? आप इस तरह से लोकतंत्र में डराना चाहते हैं क्या? मैं कुछ मामलों में प्रधानमंत्री मोदी जी का अब किस तरह से कनेक्टिविटी होती है उनकी जनता के साथ, लेकिन कुछ मामलों में वो इतने संवेदनशील जरूर दिखते हैं। आप बताइए, जंतर मंतर का जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद आंदोलन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया, आंदोलन थोड़ा समाप्ति की कगार पे था। ठीक है। प्रधानमंत्री तुरंत आए इंस्टाग्राम पे, थैंक्स फ्रेंड। एक दिन, दूसरे दिन उनको यह पता है कि जनता के साथ कनेक्टिविटी कैसे करनी है। प्रधानमंत्री फिर भी आप देखिए इस उम्र में कितने संजीदा हैं, और आपके धाकड़ धामी जो दिखने में आप बोलते हैं युवा हैं, धाकड़ हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन आप 6 महीने पहले एस्मा लगा लेते हैं। आपकी मैं प्रति जो आपके विभाग हैं जितने भी आपके, अब तो मंत्री कुछ दिन पहले बनाए, मैं यहां पे एक बहुत नजदीक का प्रेम नगर में एक अभी 16 करोड़ का पुल 16 दिन में टूट गया। यहां पे संवेदनहीनता की बात बता रहा हूं, न तो वहां पे मुख्यमंत्री जी, अरे कितना नजदीक है आपके कार्य ऑफिस से, मुझे नहीं लगता 4-5 किलोमीटर दूर रहा होगा। यहां पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतपाल महाराज जी, कोई जवाबदेही कुछ नहीं है। आपको लगता है कि जनता ने आपको चुन लिया है? अभिषेक जी की इन्हीं मुद्दों को लेकर आप प्रदर्शन करने वाले हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार एस्मा लागू करके इन सभी मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रही है। आप यही आरोप लगा रहे हैं? कोई बात नहीं है, एक्चुअली में सत्ता पक्ष अगर आरोप भी लगाएगा, आरोप लगाएगा, तो आरोपों को इस तरह से दबाया जाएगा क्या? आप बताइए जरा निशि जी, ठीक है, आप बताइए, इस तरह से दबाया जाएगा? आ रही हूं आपके पास। कल्पना जी, क्या आप भी यही मान रही हैं? एस्मा लागू होने से क्या यूकेडी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल, ये जो है एस्मा एक राजनीति का विषय नहीं है। असल में ये है कि ये जो लाखों कर्मचारी हैं, ये उनके साथ धोखा हुआ है। अब ये बताइए कि कोई भी शिक्षक हो, डॉक्टर हो या सचिवालय का कोई भी कर्मचारी, वो सड़कों पे उतरने पे मजबूर किसने किया? उसको मजबूर किया सरकार ने। अगर वो टेबल टॉक उनके साथ करती, उनके साथ बातचीत करती, उनके एसीपी और वेतनमान से रिलेटेड जो उनके मुद्दे हैं जिनको लेके वो सड़कों पे उतरे हैं, अगर उनसे बात की जाती तो फिर आज जो है एस्मा लगाने की नौबत ही नहीं आती। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने एस्मा लगा के अपने ही राज्य के कर्मचारियों को, जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी हैं, आपने उन्हें एक अपराधी घोषित कर दिया है। वो अपराधी नहीं है, उस प्रदेश की जो है रीढ़ की हड्डी हैं, और आपने जो है उनकी मांगे आप नहीं मान रहे हैं, तभी तो वो सड़कों पे उतर रहे हैं। तो सड़कों पे उतरना बीजेपी ने उनको इतना मजबूर कर दिया है, उनकी मजबूरी है सड़कों पर उतरना। तो एस्मा का मुद्दा ये है कि ऑब्वियस है कि जो बेसिक जो स्वास्थ्य सेवाएं हो गया, आपका बिजली हो गया, ग्रिड हो गया, या आपके जो राशन से रिलेटेड जितने भी विभाग हैं, उन पे एस्मा लगाया जाता है, और कम से कम 6 महीने के लिए लगाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एस्मा लगाने की नौबत क्यों आई? हाँ, मैं ये मानती हूँ कि जनता को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जो कर्मचारी हैं उनके भी हितों का रक्षा होना चाहिए। तो
जो है बीजेपी ने जो है खुद ही उनको मजबूर किया कि वो सड़कों पर उतरे। और आज जो है चुनाव से ठीक पहले आप क्या कर रहे हैं कि एस्मा का चाबुक आपने लगा दिया कि आप बिल्कुल विरोध नहीं कर सकते हैं, आपको जो है बिना वारंट के जेल भेज दिया जाएगा एस्मा के तहत। और इस तरह से तो जो है आपने बिल्कुल पूरी तरह से जो है कर्मचारियों को छला है। और आज जो है मेरे कांग्रेसी भाई, बड़े भाई अभिषेक कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, तो जब इनका भी शासन रहा है तो इन्होंने भी इस तरह की ही चीज़ें की हैं। तो 24 सालों में इन दोनों राष्ट्रीय दलों ने कर्मचारियों को छलने का कार्य किया है। आप जो है बीच का रास्ता निकाल सकते थे, आप टेबल टॉक जो है अपने ही कर्मचारियों को आपने अपराधी ठीक है। घोषित कर दिया है। तो यानी कि किससे घबरा रखे हैं ये? जो बिल्कुल एस्मा लागू अपने ही करना पड़ा। कर्मचारियों से घबरा गए हैं कि ताकि जो है वो एस्मा का चाबुक से, ऑब्वियस सी बात है कि अपनी नौकरी जाने का भय या जेल जाने का भय तो कर्मचारियों को होगा ही, क्योंकि उनको अपने बच्चे पालने हैं। सरकार के नेताओं की तरह उनके ठीक पास है। करोड़ों की संपत्ति नहीं है, तो ये जो है उनको डराने का कार्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है निशी जी कि वोट का अधिकार तो नहीं छीन सकता है बीजेपी। जो कर्मचारी हैं जिनके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार अपने ही राज्य में, अपनी ही सरकार अपने ही राज्य के कर्मचारियों के साथ कर रही है, तो जब वो बटन दबाने जाएंगे ना, तो उस टाइम वो जो है बीजेपी को जवाब देंगे इस बात का कि आप एस्मा से उन्हें डरा तो सकते हैं, लेकिन उनके वोट के अधिकार के साथ आप जो है कोई ठीक है। छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सतीश जी क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, एस्मा का जो बदला है वो ईवीएम पर ना निकल जाए, क्योंकि जो आपने दाव चला है, एक तरफ टेबल टॉक के माध्यम से समाधान निकल सकता था, लेकिन आखिरकार क्या लगता है एस्मा लागू करने के पीछे आपकी क्या वजह है? कौन से काम प्रभावित हो रहे हैं और आखिरकार किन कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं जिस वजह से आपको लगता है कि भविष्य में वो आंदोलन, हड़ताल, प्रदर्शन कर सकते हैं, इसलिए पहले ही एस्मा लगा देते हैं? निशि जी नमस्कार। जी निशि जी मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो समय है मॉनसून का समय है, उत्तराखंड में आपदाएं, बाढ़, भूस्खलन जैसी स्थिति बनी हुई है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं सरकार ने ये सोचा है कि जो जनहित की सेवाएं हैं वो बाधित ना हो, विकास जो कार्य है वो बाधित ना हो, इस वजह से एस्मा लगाया हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एस्मा का उद्देश्य कर्मचारियों के अधिकारों का हनन नहीं है, अपितु जनहित की आवश्यक सेवाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करना है। और मैं साथ में ये भी कहूंगा निशि जी कि जो एस्मा है वो कोई हमने राजनीतिक उद्देश्य से नहीं लगाया हुआ है, और ये शासन प्रशासन समय समय पे ये चीजें देखता है, परखता है और आवश्यकता अनुसार एस्मा लागू करी जाती है। और देखिए, मैं साथ में ये भी बोलूंगा निशि जी कि कहीं ना कहीं जो हमारे कर्मचारी हैं और हमारे प्रदेश की जनता है वो भी इस बात को बखूबी जानती है कि इस समय जो उत्तराखंड के हालात हैं, मानसून इतनी घातक तरीके से जो बरसात हो रही है, इतने जो एक्टिविटी के साथ यहाँ पे मानसून आगे बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बरसात बढ़ते जा रही है, तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि हमारी जो सरकार है वो जनहित के उद्देश्य से इस एस्मा को अभी लागू करा है। इसके पीछे चुनाव या कोई अन्य राजनीतिक कारण तो नहीं अगले है। 6 महीने तक एस्मा लागू रहेगा, तो आखिरकार 6 महीने तक क्या आपदा, भूस्खलन नहीं चलती रहेगी? देखिए निशि जी, ये एस्मा के साथ एक चीज है कि वो 6 महीने के लिए, मतलब जब लागू करा गया है तो 6 महीने की ड्यूरेशन रहती है, लेकिन सरकार अपने मुताबिक इसको बीच में कभी भी हटा भी सकती है जब स्थिति सामान्य सी लगेगी, जब लगेगा कि सारी चीजें ठीक हैं। अभी मानसून के जो यहाँ पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं मानसून की वजह से, तो इस वजह से भी अभी कहीं ना कहीं इसको लागू करा गया है, लेकिन ये सरकार अपने विवेक के अनुसार, शासन प्रशासन अपने हिसाब से इसको कभी भी हटा भी सकता है। ठीक है, आती हूँ आपके पास सतीश जी। जयसिंह जी क्या कहना चाहेंगे, सरकार के इस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं? होते हैं कि ये डिटरेंट है, केवल डराने के लिए है। कोई भी जो लोकप्रिय सरकार होती, किसी भी सरकार होती है, वो अपने कर्मचारियों को एस्मा के तौर पर 6 महीने या साल भर की जेल नहीं भेज सकती है। अक्सर आंदोलन होते हैं, डराया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली माना मुकदमे कभी हो भी जाते हैं, विड्रॉ कर दिए जाते हैं। ये है केवल चुनाव, क्योंकि जब भी होता है चुनाव से पहले अक्सर जो है लोग कर्मचारियों की डिमांड हो जाती है, आम पब्लिक की हो जाती है। अब कई जगह से चुनाव बहिष्कार की बातें उठ रही हैं कि
ये धमकियां आ रही हैं, कई जगह से आ रही हैं कि हम हमारी सड़क नहीं बनी, स्कूल नहीं आया, ये नहीं हुआ तो हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। वो आजकल ही किया जा सकता, क्योंकि चुनाव के बाद तो जो नेता चुने जाते हैं वो तो हाकिम हो जाते हैं, वो आम आदमी रह नहीं जाते हैं, चाहे मंत्री हों या विधायक हों। वो अपने को तो समझने बैठते हैं, उनका तो दिमाग सातवें आसमान पर चले जाते हैं। तो यही आम आदमी के लिए वक्त है, यही कर्मचारी के लिए वक्त है कि सरकार में बैठे हुए जो लोग हों या विधायक हों या कोई भी लोग हों, उनको झुकाया जाए अपनी, क्योंकि वोट तो बहुत राजनीतिक दलों के लिए बड़ा नाजुक सा मामला है। कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कर लो, लेकिन वोट जरूर दे दो। यही स्थितियां होती हैं और सरकारें अक्सर चुनाव से ठीक पहले यही कंप्रोमाइज कर लेती हैं। इसीलिए ज्यादातर आंदोलनों की धमकियां आती हैं, आंदोलन के नोटिस आते हैं, और इन्हीं से मुकाबला करने के लिए सरकारें अक्सर, चाहे बीजेपी की हो या अभी दूसरी बोल की कोई भी सरकार की जो सरकारें रही हैं, वो इसलिए करती हैं ताकि डराने के लिए कि भैया ऐसा करोगे तो हम ये कर लेंगे। इसके बावजूद कई बार असिंथियल कमोडिटी एक्ट लागू होने के बाद भी बिजली वालों की हड़ताल, कई बार हमने देखा था, फौज को बुला दिया, उसको बुला दिया, लेकिन अल्टीमेटली समझौता करना होता है और कुछ मांगे मान ली जाती है। तो यही वक्त है मांगे उठाने का, यही वक्त है सरकारों को झुकाने का। वो कहते हैं ना, झुकाने वाला चाहिए, जैसे दिल्ली में बोले थे, सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और अभी तो जो दिल्ली में हुआ है उससे और लोगों के आंदोलनकारियों के हौसले बढ़ गए। तो दिल्ली तो प्रदर्शन ये के बाद बहुत क्या बड़ी लगता बात है नहीं कि है। उत्तराखंड में कोई इस तरीके का बवाल पैदा ना हो, इसलिए क्या एस्मा भी एक बड़ी वजह बन चुका है? ये कारण ही हो सकता है। सुनिए, ये चुनाव ऐसा लग रहा है कि दिसंबर तक हो जाएंगे, इसी साल होने की उम्मीद इसलिए है हाँ। कि अगले साल जनगणना भी है, और उत्तराखंड की सरकार जो अर्धकुंभ होता है उसको कुंभ के तौर पर पहली बार अर्धकुंभ को कुंभ के तौर पर प्रचारित कर रही है। वहां एक आईएएस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ बिठा दिया गया है। तो जनवरी से ही कुंभ भी शुरू होता है। आपका एफआईआर जो तो आजकल चल ही रहा है, लेकिन जनगणना भी होनी है। कि एक साथ इतनी चीजें कैसे होंगी, कुछ और राज्यों में भी ऐसा लगता है कि त्रिपुर हो जाए। तो संभावना है कि उत्तराखंड में भी पहले ही चुनाव हो जाए, और सरकार चाहती है कि, मुझे लगता है कि सरकार यहाँ भी, उत्तराखंड की सरकार भी समय से पहले इसी साल चुनाव कराना चाहेगी। और उसी क्रम में हो सकता है कि ये एस्मा का हथियार चला गया हो, ताकि, क्योंकि सरकार को कई काम पूरे करने हैं, जो वादे करती है सरकार सत्ता में आने से पहले, उनको भी कई पूरे करने होते हैं, और कई काम जनहित के काम करने होते हैं। तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस सरकार इसी दौरान देना चाहती ठीक है। अगर हड़तालें होगी तो बड़ा सरकार के लिए सामने समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए। ठीक है सतीश जी, आखिरकार क्या इसीलिए निर्णय लिया गया है क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आगामी ये चुनाव भी हैं और दूसरी तरफ बहुत सारे विकास कार्य भी होने अभी बाकी हैं, और इसी बीच अगर प्रदर्शन होता रहा तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाएगी, सरकार का ध्यान अलग जगह केंद्रित हो जाएगा। इन धरना प्रदर्शनों में जो ये राज्य कर्मचारी हैं वो अपनी मांग ना रख लें और उन मांगों को मानना ना पड़ जाए, क्या इस तरीके से इस चीज को लिया गया है? देखिए निशी जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार है वो कर्मचारियों के हित के लिए और प्रदेश की जनता के हित के लिए सदैव तत्पर रहती है और सदैव कार्य करती है। हमारी सरकार किसी भी फील्ड पे पीछे नहीं हटने वाली सरकार है। लेकिन मैं साथ में एक और चीज कहूंगा कि जहां तक बात है कि विकास कार्य ना रुके और जो उनकी क्रमबद्धता है वो चलती रहे, निश्चित तौर पे ये भी चीज है। और साथ में ये भी है कि अभी जो आपने देखा होगा कि जो मॉनसून के जो हालात हैं उत्तराखंड में वो बहुत ही भयावह है। बरसात जो है भयावह तरीके से हो रही है और बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है, और हमारी जो सरकार है वो चाक चौबंद है। इसीलिए जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसके लिए हमारी सरकार ने एस्मा लगाया हुआ है कि ताकि जो वो सर्विसेज हैं वो अवरुद्ध ना हो, बाधित ना हो।
और जो हमारी प्रदेश की जनता है उनको वो व्यवस्थाएं मिल सके। और इसमें मेरे को लगता है कोई गलत भी नहीं है निशी जी, क्योंकि ठीक ये है। सरकार जनहित की सरकार है। हमारी ठीक है। सरकार ने उस तरह से नहीं करा। जब हरीश रावत जी के टाइम पे एस्मा लगा दिया गया था और नो वर्क नो पे की कंडीशन भी डाल दी गई थी, हम लोगों ने उस तरह से कठोरता पूर्वक इस एस्मा एक्ट को नहीं लगाया है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा एकमात्र उद्देश्य है, जो अभी उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां बनी हुई है और जो आपदा की कंडीशन बनी हुई है, उसके तहत यहाँ पे जो भी जनहित की सेवाएं हैं वो बाधित ना हो और वो सुचारू रूप से चल सके। इसलिए हमने ये एस्मा का जो लगाने का उद्देश्य था मूलतः ये है। ठीक है सतीश जी, तो यानी कि हम समझ सकते हैं कि आखिरकार सरकार की अपनी वजहें हैं। सुशासन स्थापित करने के लिए इस तरीके के कड़े नियम भी लागू करने पड़ जाते हैं कभी कभार, और आखिरकार सरकार ने इसी परिदृश्य से एस्मा को लागू किया है। लेकिन आखिरकार विपक्ष ने जो सवाल उठाया है वो कितना जायज है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद चलो लौटेंगे, आप सब बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं क्वेश्चन आवर में। और क्वेश्चन आवर में हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने एक कड़ा और बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार ने एस्मा को लागू कर दिया है। एस्मा लागू होने के बाद अब हड़ताल पर पूरी तरह से 6 महीने के लिए रोक लग जाएगी और ऐसे में बिना वारंट की गिरफ्तारी होगी, 6 महीने तक की जेल हो सकती है अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया तो। लेकिन स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी आवश्यक सेवाएं ठप नहीं होंगी। ये एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैसला सरकार की ओर से लिया गया है, लेकिन इसको भी राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। दूसरी तरफ जो राज्य कर्मचारी हैं उनके हितों की तरफ भी देखा जा रहा है। लेकिन वाकई में क्या इसका असर, अगर इनका फैसलों को लेकर जो लगातार सरकार कहती है कि एस्मा लागू हो चुका है, तो आखिरकार इससे हमारी सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। लेकिन जो राज्य कर्मचारी काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर अड़े गए, सरकार से जवाब चाहते हैं, क्या वाकई में वो इस एस्मा लागू होने से संतुष्ट हैं? क्या वो सरकार से अपनी मांगे मनवा पाएंगे? और आखिरकार सरकार जब एस्मा लागू कर देती है, इस तरीके के कड़े कानून को लागू कर देती है, तो क्या उसके बाद इनका सारा गुस्सा ईवीएम पर फूटता हुआ नजर आएगा? ये भी एक अपने आप में सवाल बन चुका है। पैनलिस्ट का रुख करते हैं और उनसे ही सवाल जवाब करते हैं। जानते हैं कि आखिरकार किसका गुस्सा कहां फूटेगा और एस्मा लगाना कितना जरूरी था, और एस्मा लागू होने से आखिरकार दिक्कत विपक्ष को, राजनीति को क्यों हो रही है। ये तो राज्य कर्मचारियों का फैसला है, वो अपनी मांगों को आगे रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, टेबल टॉक कर सकते हैं और टेबल टॉक के माध्यम से भी समस्या का समाधान हो सकता है। तो अभिषेक जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ब्रेक से पहले भी सतीश चंद्र जी से हम लोग जवाब ले रहे थे। सतीश चंद्र जी ने कहा कि हरीश रावत के कार्यकाल में भी देखने को मिला था किस तरीके से एस्मा लागू किया गया। उसके बाद तो नो वर्क नो पे जैसे कानून को लागू करते हुए कहा। अब ऐसे में ना राज्य कर्मचारी अपनी मांग उठा पा रहे थे, ना प्रदर्शन कर पा रहे थे, और अब आप बोल रहे हैं कि उनके प्रदर्शन को आगे ना बढ़ाते हुए उनके एस्मा लागू करने के बाद उनके हकों को छीना जा रहा है। निशी जी, भाई हमारे सतीश चंद्र भाजपा के विद्वान प्रवक्ता हैं, अभी बता रहे थे कि एस्मा इसलिए लागू किया कि यहाँ पे उत्तराखंड का भौगोलिक स्थिति ऐसे ही और यहाँ पे बारिश जैसे हालात हैं। मैं अभी आपको बताऊं, अन्य मुश्किल से चुनिंदा 1-2 बागेश्वर, चंपावत, 1-2 जिलों में औसतन बारिश ज़्यादा हुई है। अदरवाइज और टाइम की अपेक्षा बहुत कम बारिश हुई है अभी। और कल अगस्त लग जाएगा, 1 तारीख अगस्त लग जाएगा, तो अब लगभग बारिश, बरसात का टाइम जाने वाला है। अब हो सकता है बारिश ज़्यादा हो जाए, उसके अंतर्यामी तो हम नहीं हैं। लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं, जब मौसम विभाग की सूचना तो होगी कि अन्य टाइम के अपेक्षा बारिश कम हो रही है, उसके बावजूद भी सरकार डरी हुई है। मैं चाहता हूँ छोटा सा इसी पर कि मैं कहना चाहता हूँ, मेरे अभिषेक भाई बड़े प्रिय है। मैं कहना चाहता हूँ अभिषेक भाई, आप मुझे एक बात बताइए, आपके प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी वो नदी में जो महिलाएं पुल पर वो पार कर रही हैं नदी को, उसको लेके बयानबाजी करने में लगे हुए हैं, और आप बोल रहे हैं कि बारिश ही कहीं 2-4 जिलों को छोड़ के नहीं हुई है। तो ये तो खुद ही विडंबना की बात है। या तो आप सही बोल रहे हैं या तो आपके प्रदेश अध्यक्ष जी सही बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि पूरा उत्तराखंड आपदा में ग्रस्त है, पूरा ये है। ठीक है ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अभी ना आप आंकड़े देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ पौड़ी, नैनीताल और चंपावत 3 जिले ऐसे हैं जहां पे एक बारिश की 47, 36 और 37% बारिश कम हुई है। और बागेश्वर और चंपावत, चमोली 3 जिले ऐसे हैं जहां पे औसतन के आसपास बारिश हुई है।
और देहरादून में 8% अन्य टाइम की अपेक्षा कम हुई है। मैं ये बता रहा हूं, ऐसा मेरा डायरेक्ट आपको बोलने का कोई वो नहीं है, लेकिन एक आंकड़ा बता रहा हूं। जिस तरह से सरकार बता रही है कि बारिश का मौसम है, ये हमेशा होगा, लेकिन एहतियातन तो बरतने पहले से ही पड़ती है ना। तो आपदा आने का इंतजार थोड़ी करेंगे, फिर आप बोलते हैं तैयारियां नहीं है। फिर तैयारियां तो होगी ना। हाँ, तैयारियां अचानक से एस्मा बारिश लगा के तेज हो तैयारियां गई तो? होंगी, एस्मा लगा के तैयारियां होंगी। और दूसरी बात, आपने बोला कि हरीश रावत जी के समय पे एस्मा लगी। एस्मा उस समय कब लगी, कितनी लगी, कितने दिन की? ये एक, जैसे कोई भी सरकार होती है, जैसे आज आपने 6 महीने पहले, आज आप इसका रीजन बताएं ना। मैं हरीश रावत जी के सरकार का जब एस्मा लगी उसका रीजन बता दूंगा। वो उस समय विपक्ष से अपनी भूमिका निभा रहे थे, तो उन्हें मैं तो आपको याद होगा बताऊं, बेहतर तरीके मुश्किल से एस्मा लागू मुश्किल हुआ। से 3 या 4 दिन एस्मा लगी है उस समय। मैं आपको बताऊं, ये कर्मचारियों का एक अलग वो सिस्टम होता है। लेकिन 6 महीने पहले आप क्या बताना चाह रहे हैं? मैं अभी एक बताऊं, जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले ही हरी लेई। इनको ये लग रहा है जमीन खिसक रही है, अभी मुद्दे उठेंगे कई। आप ये देखिए, जंतर मंतर का बवाल। हमारा मकसद ये नहीं है कि एक आप सिस्टम तो सुधारिए। किसी शिक्षा मंत्री के, गृह मंत्री के, प्रधानमंत्री की इस्तीफे से कुछ नहीं होना है। आप अगर सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम में आपने अकाउंटेबिलिटी किसी की तय नहीं करी। एनटीए में अभी जो नीट का इतना बड़ा एग्जाम लीक हो रहा है ना लगातार 3-4 सालों से, उसमें एनटीए में अभी आपको बताऊं, इन्होंने बताया कि 47 लोगों को बाहर कर दिया है। और एनटीए की जो वहां पे कर्मचारी हैं वो टोटली 36 कर्मचारी हैं और 22 ऑलरेडी वहां पे कार्यरत हैं। तो आपने निकाला किसको? और वहां पे एक जो डायरेक्टर हैं, जिनका इससे पहले राजस्थान में भी वो चर्चा में रहे, उससे पहले एक और छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, वहां भी चर्चा में रहे कि इन पे कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। उन डायरेक्टर को तो आपने नहीं निकाला। मैं बोलने का मतलब यह है, अभी जाएगी लड़ाई बहुत लंबी। ये जनता किसी को, माने आपको इन्होंने देखा है 1 बार, 2 बार, 3 बार देख लिया ना जनता ने। अगर जनता वाकई में आपको इतना भ्रष्टाचार के बावजूद भी अगर आपको चाहेगी, बहुत अच्छा। आपने राम मंदिर नहीं छोड़े, आपने बद्रीनाथ नहीं छोड़ा, 230 किलो केदारनाथ का सोना आप बोल रहे हैं वो सोना था ही नहीं। अरे भाई, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। आपने भगवान के नाम पे आए हैं। ये भगवान की झंडा भरदार पार्टी है और भगवान को ही लूटने को ऐसे। निशी जी, पिछले 1 महीने से मैं आपको हाथों पे गिनवाऊंगा ना तो 1 घंटा 2 घंटा कम लगेगा डिबेट में। कितने मंदिरों में लगातार जो चर्चाएं आ रही हैं, मनसा देवी मंदिर में, गुजरात के मंदिर में, हर मंदिरों में चोरी। अरे भगवान के लिए, किस लिए? हमारे यहां तो बोलते हैं कि भगवान के लिए आपने 1 रुपया भी दिया, सौगंध खाते हैं भगवान की, आपने उसी की चोरी कर दी। उसके अलावा आप बताइए, भ्रष्टाचार में ये 16 करोड़ का पुल, 16 दिन नीति का प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इतना बड़ा एक्सप्रेस हाईवे। तो लेकिन अभिषेक जी, अभी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, ये पहले जान लीजिए आप लोग। अभिषेक जी, क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? अभिषेक जी, मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगी कि आखिरकार टेबल टॉक करके भी तो नतीजे तक पहुंचा जा सकता है ना। डेफिनेट टेबल टॉक क्या किससे करें? आप लोग सीधे बातचीत करने निशी से जी, समाधान नहीं मानते? निशी जी, सीधे निशी जी, आंदोलन प्रदर्शन नहीं, या आंदोलन सरकार के प्रदर्शन खिलाफ इस तरीके से अंतिम- माहौल क्रिएट करना, आप नैरेटिव सही सेट बोल रहे करने हो, आप से सही कुछ बोल रहे होगा? हो निशी जी, मैं आपकी इस बात का जवाब दे रहा हूं। क्योंकि एट दी एंड टेबल टॉक ही होता है, नहीं, ये आप भी आप- जानते हैं। बिल्कुल। समझौते, चाहे- हस्ताक्षर सब टेबल पे ही होकर टेबल पे ही होते हैं। आपकी हाँ। बात बिल्कुल जायज है, आपकी निशी जी, आपकी बात बिल्कुल जायज है। चाहे आंदोलन हो या बिना आंदोलन के, जाना टेबल पे ही है, ये आपकी बात बिल्कुल जायज है। लेकिन बात किससे करें आप बताइए? जब ये हमारे शिक्षा मंत्री जो सामने दिख रहे थे, 152 पेपर लीक हो गए और तकरीबन ऐसे सुनने में आ रहा है कि 300 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। उसकी अकाउंटेबिलिटी अगर कोई नहीं लेगा तो बात किससे करेंगे? ये बात करने को तैयार थे क्या? 26 दिन का आमरण अनशन क्यों हुआ? और अभी आपको बताऊं, बड़ी सुर्खियों में है कि उत्तराखंड का जो ये मॉडल है,
नकल विरोधी, अरे नकल विरोधी कानून तो 2023-2024 में बन रखा है, उस पर सिर्फ अमेंडमेंट हुआ है। उसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है? आज तक 2023 और 24 के बीच जब केंद्र सरकार ने इतने बड़े कानून को बना दिया तो आज तक उसमें कितने लोग जेल गए? अरे ये अपने साक्ष्य तक पेश नहीं कर पाते हैं, सीबीआई अपने साक्ष्य पेश नहीं कर पाती है, सरकार की तरफ से विड्रॉ कर दिए जाते हैं और इनके जो चहेते तथा कई जिनके नाम आते हैं, जैसे हाकम सिंह सरीखे, जिस दिन पेपर लीक होता है उसके अगले दिन बाहर आ जाता है। आज तक बताइए, जिस दिन उत्तराखंड में इतना बहुत भयंकर तगड़ा कानून पेपर लीक का आ गया, उसके बाद 14-15 पेपर दोबारा लीक हो गए और एक आदमी भी सलामों के पीछे नहीं है। तो क्या जवाब देंगे? छोटा सा जवाब सतीश जी आप दीजिए, फिर उसके बाद मैं आती हूँ कल्पना जी के पास। निशी जी देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे जो भाई हैं अभिषेक भाई, इन्होंने बहुत सारी लंबी चौड़ी रामायण सुना दी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सब बातें बोल रहे हैं, इनकी सरकारों में कुछ भी कार्य नहीं हुआ, इनकी सरकारों में होते रहे, इन्होंने एक कानून तक नहीं बनाया उस छात्रों के लिए। वो जो हमारी जब सरकार आई तो 2024 में हम ही ने कानून बनाया और उसके बाद आज हम ही उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो इनको किसी भी जनता से, ना छात्रों से, इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं था। इन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। गरीबों की बात करते थे, गरीब को गरीब बनाते चले गए। छात्रों से इन्होंने कोई हित की बात कभी नहीं करी। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारी सरकार ने तो आगे बढ़ के 2023-24 में ही कानून बना या आज 2026 में ही कानून बना? निशी जी आप बताइए या बड़े भाई सतीश चंद्र को जी मुझे बोला कि आपने मुझे बोला कि सोनम वांगचुक जो है वो स्टूडेंट के आंदोलन कर रहे थे। चलो, मुझे इस बात का आपको शुक्रिया अदा कहना है कि आपने कम से कम उनकी बात तो करी, लेकिन आपका तो तीर्थ नेता ना उनसे मिलने गए, ना जंतर मंतर गए, ना उनसे मिलने मेदांता हॉस्पिटल गए। तो आप लोगों ने तो नेग्लेक्ट कर दिया था। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप जो इस तरह की बातें यहाँ पे कर रहे हैं, आपका तीर्थ नेतृत्व तो उसके उलट बातें करता है पूरा। आप यहाँ पे आके बताने कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, मिलने जाते, लेकिन कांग्रेस की अगर जाते तो ये है। बोलते इस पे भी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करे तो आप क्या भाजपा को पूछ के बताएं कि राजनीति करें तो क्या किस पे? अगर सत्ता पक्ष या विपक्ष राजनीति नहीं करेगा, राजनीतिक दल है, राजनीति भाई आदमी किस लिए काम कर रहे हैं? राजनीति में है, राजनीति करेंगे। अगर राजनीति आप किसी सतीश जी, राजनीतिक आदमी अगर कहीं ना कहीं जाएगा, सपोर्ट होगा, सरकार से अगर कोई चीज पूछो तो ये बोलते राजनीति कर रहे हैं। ये कौन सी बात हुई भाई? हर चीज पे राजनीति तो राजनीति ही करेंगे क्या? राजनीति कर ली जिन लोगों ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, बस आगे राम पे ठीक हो गया, जिन लोगों ने देश के विकास को बिल्कुल और किनार कर दिया, इनको जंतर मंतर पे बता रहे कि 2800 लोग इन्होंने चिन्हित हैं। राम मंदिर में चोरी हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए, एक भी व्यक्ति पे अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए, आरोप पकड़ा नहीं गया। आप बताइए जरा, इनको 2 दिन में तो सब चीज पता चल जाता है। 2 महीने हो गए, कुछ पता नहीं चला। रुकिए जरा, ठीक है। कल्पना जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से बहस छिड़ जाती है एक मुद्दे को लेकर। जब बात प्रदर्शन की आती है, कांग्रेस सबसे आगे नजर आती है। कांग्रेस का कहना है कि हक नहीं छीनना है, ये प्रदर्शन करेंगे हम लोग, हमें मांग रखनी है अपनी आगे। सरकार ने ये किया, वो किया, 10 काम सरकार के गिना दिए जाते हैं और आखिरकार कहा जाता है कि इस प्रदेश में आवाज उठाना एक गुनाह हो चुका है। सरकार ऐसे कानून लगा देती है कि इनकी आवाज दब जाती है। क्या कांग्रेस की आवाज दबती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, कहीं से कहीं तक कांग्रेस और बीजेपी का तो काम है कि ये आपस में ही नूरा कुश्ती करते रहते हैं, एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप करते रहते हैं और इसी आरोप और प्रत्यारोप में जो मेन मुद्दा होता है वो कहीं खो जाता है, जो जनता की बातें होती हैं वो कहीं गुम हो जाती हैं। आप ये बताएं कि अभी हम एप्सा की बात कर रहे हैं, तो जो मेरे बीजेपी के प्रवक्ता हैं सतीश चंद्र भाई जी, वो जो है इनकी पुरानी बातें उधेड़ने लग जाते हैं। मेरे अभिषेक भंडारी भाई जो है इन्हीं की बात पे बात करें। हम बात कर रहे हैं कर्मचारियों की और हम बात कर रहे हैं जनता की। तो मेरा इन दोनों से निवेदन है कि कृपया जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं उसी पे रहें। अभी जो सतीश अभिषेक भाई एक मिनट अभिषेक भाई, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दे गौण हो जाते हैं और मेन आरोप प्रत्यारोप की बातें होती रहती हैं। अभी जो है सतीश चंद्र जी कह रहे हैं कि आप राम पे राजनीति कर रहे हैं। राम पे सबसे बड़ी राजनीति तो आपने की है। आप राम के, आपने कहा मैं राम को
आया हूँ, आप मुझे आएंगे। आप उन्हीं राम के घर में आपने चोरी कर दी, ठीक है, सबसे बड़ी आपने कहा राम राज में क्या राम के घर में चोरी होती है? प्रभु राम का चरित्र अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने अपनी जो है सौतेली माँ और पिता के वचनों के लिए इतना बड़ा राज्य छोड़ दिया था और 14 वर्ष के लिए वो वनवास चले गए। और आपके राम क्या कर रहे हैं? लेट मी फिनिश प्लीज, लेट मी फिनिश। आपके राम क्या कर रहे हैं कि आपने जो है राम के नाम पर आप आते हैं और राम के घर में आप चोरी करते हैं, बद्रीनाथ में आप चोरी करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बद्रीनाथ में आपके राज्य में चोरी होती है। आपका कैसा राम राज्य है? आप मुझे बताएंगे कि कैसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कैसा राम राज्य है? आप मुझे ये बताइए कि ये कैसा राम राज्य है कि राम के घर में चोरी होती है, बद्रीनाथ मंदिर में चोरी होती है, केदारनाथ में मंदिर चोरी होती है। मतलब आपके किस्से तो पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। लेकिन बीजेपी की ने जो कारनामे किए हैं, जो कार्य आपने किए हैं, जिस तरह से जनता को आपने छला है राम राज के नाम पर, आप मुझे बताएं कि क्या आप कार्रवाई नहीं करी? क्या लोग जेल के अंदर नहीं है? क्या जांच का दायरा नहीं आपने बढ़ाया? सिर्फ छोटे पियादों को जेल के अंदर डाला है, समझ रहे हैं आप? जो आपके बीजेपी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप ये बताइए ना कि चोरी हुई कैसे? रामराज में चोरी कैसे हो गई? इतना बड़ा चौकीदार ही चोर हो गया। चौकीदार चोर कैसे हो गया? चौकीदार, आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ और चौकीदार के ही जिस टाइम चौकीदार सत्ता पे है उस टाइम ही राम मंदिर में चोरी हो जाती है। छोड़िए राम मंदिर की बात, अभी हम एप्सा पे बात कर रहे हैं। अभी हम एप्सा पे बात कर रहे हैं, तो आप बताइए, आप अभी कह रहे थे कि ये जनहित के मुद्दे हैं, ये जनहित के मुद्दे नहीं है। आप जो है डंडा दिखा के जनहित नहीं होता है। मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है हमारे देश के दुश्मनों को। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। हर मंदिर में चोरी होती है और उसके बाद आप छोटे छोटे पियादों को बाहर कर देते हैं और इस तरह से आप कार्य करते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जनहित में है ही। मैम, जनहित में कैसे हो गया? क्या जो वो कर्मचारी हैं वो इस प्रदेश की जनता नहीं है? और आप अगर जनता की आपकी फिक्र होती ना आपको, तो आप टेबल टॉक करते। जो स्वास्थ्य कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है इस उत्तराखंड का कि जो सड़कों पर नहीं है। सड़कों पर आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अगर आपको इतना ही हित का होता ना, तो आप ही क्या कर्मचारी जो है सड़कों पे हैं और अब आप जो है डर रहे हैं। आप डर चुके हैं कि नहीं, आप अब डर चुके हैं कि सब लोग सड़कों पे आ गए। रुकिए सतीश जी, सुन लीजिए ना। डर दिखा रहे हैं। और अगर आप डिबेट में बैठे ना भाई साहब, तो एक बार सामने वाले को भी बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे मैंने आपको एक बार नहीं टोका है, तो आप बिल्कुल नहीं, आप बोलने देते कहाँ हैं? बीजेपी वालों का तो है कि जैसे ही सामने वाला मुंह खोले वैसे ही आप उनको टोक दो। आप मेरी बात सुन कहाँ रहे हैं? आप ये बताइए ना कि जनहित तब होता कि आप पहले ही अपने कर्मचारियों की एसीपी और वेतनमान से रिलेटेड मांगे मान लेते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। कोई भी व्यक्ति सड़क पर उतरने पे मजबूर तब होगा जब आप उसको मजबूर करेंगे, आप उसकी बातें नहीं मानेंगे। और आप इस चीज को मानिए कि जो ये एप्सा है ये आपने कर्मचारियों को डराने के लिए लगाया है। जनता के हितों से आपका कोई लेना देना नहीं है, जनता से आपका कोई सरोकार नहीं है। कि कर्मचारियों को तो प्रॉब्लम हो ना हो, लेकिन इन राजनीतिक दलों को पक्का प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए जरा, सुनिए जरा सतीश जी, देखिए कर्मचारियों को दिक्कत हो रही है, आपने तो एस्मा लगा दिया। अब उनको दिक्कत होगी भी तो उन्हें घोटनी पड़ेगी अपनी दिक्कत, वो बोल भी नहीं पाएंगे। और यहाँ पर मैंने किसी राज्य कर्मचारी को इनवाइट नहीं किया है अपनी डिबेट में जो अपनी बात रख पाए। तो उनके अधिकारों को लेकर जब ये राजनीतिक पार्टियां, ये विपक्षी दल ही समर्थन में उतरता है, तो यही तो इस वक्त जवाब देंगे ना उनकी तरफ से, इसलिए जवाब दे रहे हैं। कोई राजनीति नहीं कर रहा है, लेकिन फिलहाल जो इस वक्त मुद्दे हैं उनको लेकर आखिरकार चाहे उपनल कर्मचारी हो, चाहे विभिन्न विभागों के कर्मचारी हो, आए दिन धरने पर बैठे रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि उनको क्या दिक्कतें हो रही है? अगर उनकी दिक्कतों को आप जानते होते तो टेबल टॉक के माध्यम से पहले ही समाधान खोज लिया जाता। उन्हें इस तरीके से सड़कों पर उतरकर अपना काम छोड़कर, दफ्तर छोड़कर धरने प्रदर्शन पर सड़कों पर नहीं बैठना पड़ता।
बड़ा सवाल तो ये है। और अगर आप उनकी समस्याओं को जानते हैं, वो आपकी सरकार के कर्मचारी हैं, राज्य को संभाल रहे हैं, उनके पास वो जिम्मेदार पद हैं जिनके चलते पूरे देश की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको प्रभाव पहुंच सकता है, इसलिए एस्मा लागू कर रहे हैं, तो आप उनकी समस्याओं को भी तो एक तरफ पीछे जाकर झांकेंगे ना कि दिक्कत कहां आ रही है। एस्मा तो तभी लागू किया जाता है ना जब पता होता है कि कहीं ना कहीं खामी है अंदर। तो ये आप समझिए, बातचीत करिए अपने विभागों से, कहां किसको दिक्कत आ रही है आप उनसे फीडबैक लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे उभर कर नहीं आ रहा है, आप उनसे फीडबैक लीजिए। एक सजेशन है। वरिष्ठ पत्रकार के पास आते हैं जय सिंह रावत जी। जय सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप कि इस वक्त कौन से वो ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर ये राज्य कर्मचारी इस वक्त धरना प्रदर्शन कर सकते हैं? क्योंकि चुनाव से पहले अक्सर देखने को मिलता है कि सभी अपनी मांगों को लेकर धरने पर उतर आते हैं, हड़ताल करने को आतुर होते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं हमारी बातों को सुने, चाहे प्रदर्शन के जरिए ही समझे, लेकिन सुने तो। लेकिन आखिरकार वो कौन से ज्वलंत मुद्दे हैं राज्य कर्मचारियों के जिनको लेकर सरकार को कहीं ना कहीं लगता है कि आखिरकार वो प्रदर्शन भी कर सकते हैं और इससे काम भी प्रभावित होगा? लेकिन चुनाव से पहले ही अक्सर ज्वलंत मुद्दे उठते हैं, क्योंकि सरकारें झुकती भी तभी हैं जब क्योंकि वोटों के लिए करना पड़ता है। इस समय जो सरकार को है वो उसका पुरानी पेंशन वाला था। ये सबसे सरकार के लिए गंभीर चुनौती है, क्योंकि ये तो कर्मचारियों 2005 के बाद जो सरकारी कर्मचारी हैं वो पेंशन से बाहर हैं, उनको पेंशन की जगह दूसरी जो है सुविधाएं, बाकी जो लाभ उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को उससे संतुष्ट नहीं है। वो बहुत बड़ी संख्या में है, क्योंकि जिनको पेंशन मिलती है वो तो रिटायर हो गए। अब 2005 के बाद तो मेजोरिटी उन्हीं की है कि जिनको पेंशन नहीं मिली है, उसमें ज्यादातर युवा है। तो उनका आंदोलन इस समय उठेगा, जरूर उठेगा। ये तो ये ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन सरकार जरूर कुछ न कुछ, इसीलिए उन्होंने ये डिटरेंट शुरू कर दिया है, ये एस्मा है। लेकिन अपने कर्मचारियों पर सामान्यतः, मुझे उतनी आप लोगों की उम्र नहीं है किसी की जितनी मैं इतने सालों से देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश के जमाने में खासकर बिजली वालों की होती थी, एस्मा लगता था, रोडवेज वालों का लगता था, और वाटर वर्क्स वालों का, खासकर जो अस्पताल वालों का, डॉक्टरों का जब होता था, या जो पैरामेडिकल का था, ये जो सर्विसेज की असिस्टेंट सर्विसेज थी, उनके लिए ही एस्मा लगाया जाता था। लेकिन आज तक ऐसा नहीं। थोड़ा उनको, कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया जाता था, उससे आंदोलन के पहले भी उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, लेकिन बाद में छोड़ दिया जाता था। और वो जो केसेस उन पर लगते भी थे वे अक्सर हमेशा विड्रॉ, क्योंकि कोई भी सरकार अपने कर्मचारियों उनसे काम लेना होता है, उनके साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार नहीं कर सकती है। और नहीं कर्मचारी आखिर वो सरकार किसकी होती? कर्मचारी आखिर नागरिक भी तो होते हैं। तो इसलिए वो अल्टीमेटली सेटल हो ही जाता है। लेकिन इस समय वास्तव में सरकार के लिए जो गंभीर चुनौती है वो ओल्ड पेंशन वाला जो है, जो पुरानी पेंशन के लिए जो बिल्कुल है, ये पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा। हाँ। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली का मतलब ये होगा, बाकी लोगों की भी है और कर्मचारियों की, लेकिन वो इतनी बड़ी संख्या में नहीं है। अभी जैसे उपनल का है, उपनल से पहले सरकार ने अभी उनका समान काम का समान वेतन वाला जो है वो तो चल ही रहा आजकल, मेरे ख्याल से स्पीड अप उसको कर रहे हैं, एक्सपेडाइट कर रहे हैं वो केस भी, ताकि उनको चुनाव से पहले ही उपनल के कर्मचारियों को, ये आउटसोर्स वालों को मिल जाएगा। उनकी ज्यादा समस्या नहीं है। लेकिन जो समस्या कर्मचारियों की रहेगी वो पुरानी पेंशन बहाली की रहेगी। लेकिन जय सिंह जी, एक सवाल लेना चाहूंगी मैं आपसे जानना चाहूंगी, सरकार ने जो एस्मा लागू करने का ये फैसला लिया है, ये सरकार के लिए ढाल का काम करेगा या फिर ईवीएम पर निकला हुआ एक गुस्सा? नहीं, गुस्सा नहीं। ये आपको प्रिकॉशनरी मेजर है सरकार का, तो यानी कि ढाल के रूप में काम करेगा सरकार की। मैं कह रहा हूँ ना, हाँ, ढाल करेगा या नहीं करेगा, ये बूमरैंग भी कर सकता है। हाँ। अगर कर्मचारी डरेगा नहीं, निश्चित रूप से याद रखिए, कर्मचारी डरता नहीं है, क्योंकि उसके सामने अक्सर एस्मा वगैरह लगता है, उन्हें पता है हमने
जेल जाना नहीं है, हमारी बात को सुन कुछ मान नहीं सकता, या इसकी जगह सरकार उनको कुछ और ऐसी मांग मान ले कि उनको ये कर्मचारियों को ये लगे यार अभी इतनी मांग लो, फिर आगे जो हमारा जो आंदोलन है वो आगे चलता रहेगा। तो इस तरह से कोई ना कोई सेटलमेंट होगा, और कर्मचारियों को अपने लाखों की कर्मचारी ओपिनियन मेकर भी होता है। ठीक है। अगर 1 लाख कर्मचारी है तो उनके परिवार में कितने लोग हैं, 1 लाख परिवार समझ लो, तो उनके कितने वोटर हैं। और कर्मचारी पढ़ा लिखा है, जागरूक है, वो ओपिनियन मेकर है। सरकार का सारा काम काज है वो कुछ के पलट बाजी भी पलट सकता है। तो सरकारी कर्मचारी से ठीक कोई है, चुनाव के ठीक वक्त है। पर कोई समझदार सरकार लड़ती नहीं है। हाँ, देखने वाली बात रहेगी। देखिए जय सिंह रावत जी की आखिरकार सरकार को ये एस्मा लागू करने का परिणाम क्या मिलेगा, या तो ढाल के रूप में और या फिर ईवीएम पर एक तरह से निकला हुआ गुस्सा, क्योंकि ईवीएम पर सब चीज का नतीजा निकल जाता है कि अगर टेबल टॉक पर समझौता हो गया तो यानी कि फायदा हो सकता है, लेकिन अगर टेबल टॉक पर नतीजा नहीं निकला और एस्मा के तहत उनको चुप कराने की कोशिश की गई है एक तरफ, जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है, तो देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार ईवीएम पर पहुंचते पहुंचते क्या डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इससे किसको कितना फायदा पहुंचेगा ये भी जरा जान लेते हैं। फाइनल कमेंट ले लेते हैं। अभिषेक जी, क्या लगता है आपको, एस्मा लागू होने से आपको कुछ फायदा पहुंचेगा? निश्चित जी, निश्चित से जनता आज के समय में बदलाव चाहती है, और जनता के जो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं बहुत अनुभवी हैं, हम तो उनके बच्चे के बहुत छोटे उम्र के हैं और मैं बहुत करीबी जानता हूं। उन्होंने एक मूल चीज़ बताई, ओपीएस हमारे मेरे दिमाग से भी निकल गई थी अभी चर्चा में। ओपीएस पुरानी पेंशन बहाली का ये बहुत पुराना मुद्दा है और मार्मिक, मैं बहुत लंबी उसमें नहीं जाना चाहूँगा। हाँ, छोटा अगर comment। कोई भी चाहे नेता हो, राजनेता हो या जुडिशरी का कोई भी, जुडिशरी में आप ये भी जानते होंगे जुडिशरी में भी किस तरह से जाते हैं जज, जिस तरह से, तो एक दिन के ज्वाइनिंग में भी या नेता एक दिन का विधायक सांसद कुछ भी बन जाता है तो उनको पेंशन आजीवन मिलती है, और है। उस पेंशन को ठीक और है। लोग भी भोगते हैं। लेकिन अगर आप कर्मचारियों की इस तरह से छोटा 2003-4 comment, से आपने मांगों को अनदेखा ठीक किया, है। ठीक है, और उसके अलावा सरकार दबा कैसे रही है पुलिस वालों के नेम प्लेट हटा के, देखिए, ये उस गलत मुद्दे बात पर है। नहीं ये जाएंगे, उस मुद्दे पर नहीं हाँ, जाएंगे। ठीक नहीं, है, कल्पना जी मेरे- फाइनल कमेंट दे दीजिए 10 सेकंड। देखिए जो कर्मचारी होते हैं वो उत्तराखंड की रीढ़ हैं और वोट की चोट से जो है वो सरकार को जवाब देंगे। आज बिल्कुल जो है जो इन्होंने अभी पारित किया है एप्सा, उसके तहत वो जो है उनका विरोध नहीं कर पाएंगे। या जैसे अभी जो जयसिंह जी कह रहे थे कि कर्मचारी डरता नहीं है, वाकई में कर्मचारी नहीं डरता, अभी वो चुप रहेगा, लेकिन वोट के द्वारा जो है वो बिल्कुल ठीक। बीजेपी को अपना जवाब देगा। ठीक है, जयसिंह जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, फाइनल कमेंट दे दीजिए। ये चुनाव से पहले अक्सर आंदोलन की चुनौतियां सरकार के पास होती हैं, इस बार भी है, और इस बार इसलिए भी ज्यादा होंगी क्योंकि दिल्ली में जो आंदोलन हुआ है, सरकारें झुकी हैं, तो लोगों को जो आंदोलन भी ठीक है है। उनको जरा उनका प्रोत्साहन ठीक है, हुआ है, तो सरकार के सामने निश्चित रूप से गंभीर चुनौती होगी सरकार को। ठीक है, माफी चाहूंगी इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आखिरकार एस्मा लागू होने से किसको कितना प्रभाव पड़ेगा और किसकी जिंदगी में क्या कुछ बदलाव आएंगे, और राजनीतिक रूप से देखा जाए या फिर मूलभूत सुविधाओं के चलते देखा जाए, आखिरकार इससे क्या कुछ होने वाला है ये तो जल्द ही पता चलेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।